ये मिट्टी जो है झांसी जिले की राकर सॉइल कहलाती। झांसी में 3 प्रकार की सॉइल हैं, मार, काबर, पड़ुआ और राकर। मार और काबर ब्लैक सॉइल सीरीज की सॉइल हैं और पड़ुआ और राकर रेड सॉइल सीरीज की सॉइल हैं। और जो राकर है, राकर का मतलब कंकड़, रेड लाल कंकड़। इसकी सॉइल डेप्थ, जमीन की गहराई कहीं 1 फुट, कहीं 2 फुट, कहीं 6 फुट, कहीं 8 फुट, कहीं 10 फुट। सॉइल डेप्थ नहीं है। और सॉइल डेप्थ जहाँ सॉइल में नहीं होती है वहाँ पर ना ग्राउंड वो वाटर लेवल होता है, ना वाटर टेबल होता है। ऐसे इलाकों में कहते हैं सरफेस वाटर होता है। डग वेल बनाते हैं, सरफेस का पानी उस कुएं में इकट्ठा होता है, पब्लिक उसको पंप सेट से लेकर के सिंचाई कर लेती है। आज पंप सेट 4 घंटा चलाएंगे, पूरा पानी खत्म हो जाएगा, कल फिर भरेगा कुआं, कल फिर सिंचाई करना, मतलब खाली हो जाता है। तो इस जमीन में ह्यूमस की मात्रा, यानी कि जब हमने लिया था वर्ष 2010 में तो 0.2% थी। फिर पिछले 2 सालों तक मैंने चेक नहीं करवाई। 2 साल मैंने इसमें क्या किया, खरीफ में चूंकि यहाँ ग्राउंडनट होती है या उर्द होता है, मूंगफली की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा 4 कुंटल मिलती है 1 एकड़ में, और उर्द अगर बोएंगे तो 1.5-2 कुंटल मिलता है। हमने कहा 4 कुंटल मूंगफली की कुर्बानी दे देते हैं, क्योंकि जैसा मैं प्राकृतिक खेती के बारे में आपको बताता हूँ कि ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना सबसे बड़ी चीज़ है, ह्यूमस बढ़ाना। और ह्यूमस में बढ़ाने की बात करूँ और मैं प्रैक्टिकल ना करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा कि अब 2 साल क्या करते हैं कि इसमें ह्यूमस बढ़ाने के, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वैसा कुछ करते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसमें खरीफ में मैंने कोई क्रॉप नहीं बोई, घासों को उगने दिया। और पीछे एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो इतनी घास है, इतनी इतनी डेंस घास। ये चना आप समझ लीजिए केवल उस ग्रास के सापेक्ष 30% ही होगा, इससे ज़्यादा बायोमास खरीफ में इसमें था। तो मैंने पलट दिया। केवल 2 साल खरीफ में क्रॉप नहीं ली। तो अब लोग जैसे मुझको इसमें वीडियो में कई सारे कमेंट्स आए कि शशांक साहब आपकी टेक्निक अच्छी है, लेकिन देश का गरीब किसान क्या करेगा, वो तो लॉस में चला जाएगा। तो मैं कहता हूँ एक बार लॉस धरती माता के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर लॉस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो 2 साल मैंने इसमें ग्रासेस उगने दिए और ग्रासेस को पलट दिया। अब इसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 हो गया। पॉइंट नहीं, हम मानते हैं 0.3 तो हो चुका होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैं पहले भी 8 साल करता ही रहा हूँ। लेकिन 2 साल में ही 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। तो चने में देखिए, मैं बताऊं फसलों में क्या होता है कि फसलों में एक तो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। हर किसान देश का मान चुका हमें फर्टिलाइजर तो डालना ही है। तो जैसे चना में है तो डीएपी तो डालता ही है। अगर तिलहनी फसल बोएगा तो डीएपी भी डालेगा और तेल के लिए सल्फर भी डालेगा। अगर गेहूं बोएगा तो यूरिया, डीएपी, पोटास और जिंक भी डालेगा। मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती में किसान को केमिकल ना डालना पड़े। जैसे आज भी लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती में हमें केमिकल बंद कर देने, तो केमिकल जब बंद करना है तो हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीवामृत डाला केमिकल बंद कर दिया। पूरे विषय को हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं केमिकल भी न डालूं, मैं वीडीसाइड भी न डालूं, मुझे फंजीसाइड भी न डालना पड़े, मुझे इंसेक्टिसाइड भी न डालना पड़े। ये तो केमिकल है। केमिकल फर्टिलाइजर, वीडीसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, यही केमिकल है। ये मुझे न डालना पड़े। तो एक जो शब्द है कि जीवामृत डालिए तो प्राकृतिक खेती हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ जीवामृत डालिए, जीवामृत अच्छी चीज़ है, जीवामृत से ही स्टार्ट होना है। लेकिन एक जब तक पूरा प्लान नहीं बना लोगे तब तक वो काम होने वाला। तो प्लान क्या है? अब प्लान देखिए, बारिश का पानी हम अपने खेत से बह के बाहर नहीं जाने देते। वहाँ मेड़ बना रखी है,
और वैसे भी राकर सॉइल है, पानी एब्जॉर्ब बहुत करती है, मतलब फ्लडिंग की सिचुएशन नहीं आती कि पानी भर जाए। जिस समय कंटिन्यू वर्षा हो रही होती उस समय थोड़ा सा रन ऑफ होता है। तो हम कहेंगे देश का हर किसान जिसके खेत में पानी बहता है तो वो कोशिश करे बरसात में पानी बहे ना। क्यों? क्योंकि जो इसमें ह्यूमस फॉर्म होगा साल भर में, जाने अनजाने जो भी कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा वो रनाब के साथ बहेगा और खेत के बाहर चला जाएगा, तो आप वहीं खड़े रहे। तो जो कार्बनिक पदार्थ डाला है, जो कार्बन बन चुका है, जो जीवांश डेवलप हो चुका है, वो मेरे खेत से बाहर निकल के ना जाए। पहला सूत्र है कि मेड़ होनी चाहिए, खेत के टुकड़े छोटे होने चाहिए और मेड़ होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब इसमें कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना है, तो जैसे मैंने कहा जो किसान धान करता है वो तो धान करे, लेकिन जो बरानी एरियाज हैं जहां पर वर्षा आधारित खेती होती है और खरीफ में बहुत ज्यादा पैदा नहीं होता है, देश का 60% एरिया है जहां खरीफ में लोग केवल खेती करते हैं नाम के लिए, उनको आउटपुट इनपुट से कोई लेना देना और आउटपुट बहुत निकलता भी नहीं है। ऐसे किसानों के साथ मैं कहता हूं कि बरसात में अगर बहुत कुछ अर्निंग नहीं हो रही है तो एक बार खेत की सेहत के सुधार के लिए वो ग्रासेस को उग जाने दें। इमीडिएट ट्रैक्टर लेके ना जुताई करने पहुंच जाए और ना उनको बीडीसाइड डाल के मारे, ग्रासेस को खूब उगने दें। क्या होगा? ये देखिए आप, ये चना मैंने बोया है और इस खेत में जो चने के नीचे जो वीड्स हैं वो मैंने नहीं बोए, वो किसने बोए हैं? वो कुदरत ने बोए हैं। और कुदरत ने क्यों बोए हैं आप सोच रहे, जैसे मैंने कल बोला था, क्यों कोई भी वर्क हो रहा है, क्यों? तो प्रकृति ने अपनी सुरक्षा के लिए बोया है, प्रकृति ने दूसरे जीव जंतुओं के लिए बोया है, क्योंकि हम तो चना काट के ले जाएंगे, जो इस धरती में रहने वाले शेष जीव जंतु हैं वो क्या खाएंगे? इटसेल्फ धरती माता क्या खाएगी? तो धरती माता अपने लिए और दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी कुछ करती है, इंसान तो अपने लिए सिर्फ करता है। ठीक है ना? तो वो खरपतवार हो गए और अक्टूबर में मैंने आकर के पलट दिया तो ढेर सारा बायोमास मिल गया। तो जीवामृत आप डालेंगे, जब भी आप लोग जीवामृत बनाएंगे तो बारिश जैसी ही हो जाए, दूसरा पानी जब बरसे तो खेत में जीवामृत का स्प्रे कर दीजिए आप। अभी घन जीवामृत नहीं माना, क्योंकि सॉइल में पानी है, तो आप स्प्रे मार दीजिए जीवामृत का 20 लीटर प्रति हेक्टेयर, 20 लीटर जीवामृत 80 लीटर और स्प्रे मार दीजिए। ये जीवाणु चले गए। बारिश के समय में ये जीवाणु अपना फंक्शन बहुत तेजी के साथ करेंगे। देखिए, जीवाणु के पांव तो है नहीं जो कहीं चल के जा सकता है, जीवाणु का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर है। अगर सॉइल में नमी खूब है 20% तक तो उसका मूवमेंट है, और अगर सॉइल में नमी 10% रहेगी तो उसका मूवमेंट नहीं है। और चूंकि आप जानते हैं कि जीवाणु जो होता है कोई उसके माउथ पार्ट भी नहीं है कि वो खाना खाए, तो वो तो अपनी स्किन से समथिंग कुछ एब्जॉर्ब करता है। तो जब 20% मॉइस्चर होगा तभी कुछ एब्जॉर्ब करेगा। तो जीवाणुओं के मल्टीप्लिकेशन की जो क्रिया है वो सबसे ज़्यादा बरसात में होती है। जितने ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे उतने ज़्यादा संख्या में वो मरेंगे, और जब वो मरेंगे तो वही जमीन का फसलों का भोजन है। तो हमने कहा मुझे फर्टिलाइजर बंद करना, तो सीधी सीधी बात है, कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाना है और कार्बनिक पदार्थ से न्यूट्रिशन फसलों के लिए जीवांश बन सके, इसके लिए जीवाणु डालने हैं। तो जीवामृत जीवाणु हो गए और कार्बनिक पदार्थ ये हो गया। अब मैंने फर्टिलाइजर इस चने में नहीं दिया। ठीक है ना? आप कोई भी पेड़ उखाड़ के देख लेंगे, अच्छा खासा पेड़ है वो। ये तो जैसे आप अभी खड़े हो ऐसे अक्सर लोग आते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरा चना खराब, जैसे आप पूछ रहे थे कि कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, मेरा उद्देश्य चना खराब हो जाए। आप अगर सीख जाएंगे ना तो इससे 10 गुना ज्यादा चना आप पैदा कर लेंगे। मेरा हो जाने दो खराब, आपको सीख समझ में आ जानी चाहिए बात। ठीक है ना? तो मैंने फर्टिलाइजर नहीं दिया। अब आप इसमें देखिएगा, एक पेड़ उखाड़ेंगे तो उसमें ज्यादा अगर 100 फलियां होंगी तो 100 में 4-5 फली हम मानते हैं कि उसमें पॉड बोरर है, यानी वो खाली रह गई है, चाहे जिस कारण से खाली हो, चाहे इंसेक्ट से खाली हो और चाहे नेचुरली खाली हो।
अब मैं उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसकी चिंता हम क्यों करें। अगर किसी इंसेक्ट ने खाया है तो भगवान ने कहा है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मैंने अभी बोला कि धरती माता तो सबको सबके लिए भोजन प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर बेसिकली ये पूरा इलाका किसका था? 84 लाख योनियों का। मैं तो बाद में आया। अब उनके एरिया में मैंने दखल दिया और उन्हीं को मैं खाने नहीं दूंगा, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो उनको भी रहने दो, तुम भी रहो। तो हम जब कीड़ा बहुत थोड़ी मात्रा में आता है तो हम उसको मारने का प्रयास नहीं करते। दूसरा, हमारे खेत के आसपास आप देख रहे हैं काफी पेड़ हैं, मतलब ये पीछे जलाशय भी है, तो यहाँ पक्षी बहुत हैं। तो पक्षियों की वजह से इंसेक्ट का जो अटैक है वो बहुत नॉमिनल है, तो हमें इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ा। दलहनी फसलों में, चना में, मटर में, मसूर में विल्ट लग जाता है। ये विल्ट बहुत बड़ी समस्या है देश के किसानों की। उकटा रोग वो फ्यूजेरियम से लगता है। तो चूंकि बरसात में मैंने जीवामृत डाला था, तो उस जीवामृत में जो पॉजिटिव पैथोजन थे 3 महीने के अंदर अंदर उस फ्यूजेरियम को खत्म कर देते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं ट्राइकोडर्मा डालने से फ्यूजेरियम नष्ट हो जाती है, तो मैं कहता हूं हमने तो बरसात में जीवाणु डाल दिए थे, तो उन्होंने फ्यूजेरियम नाम के फंगस दिया। तो एक भी पेड़ विल्ट का शिकार नहीं है, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो खाओ। तो मुझे फंजीसाइड भी नहीं डालना पड़ा, विल्ट के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ा। रही बात बीट्स की, तो बीट्स के बारे में मैंने बताया कि चने के अभी भी मेरे खेतों में देखो ये जई खड़ी है, कहीं कहीं पार्थेनियम है। हालांकि पार्थेनियम मैंने निकाला। मैं क्या कहता हूं किसान से, अगर कोई खरपतवार आपकी मुख्य फसल के ऊपर आ चुका है उसको आप हाथ से जरूर उखाड़िए और वहीं डाल दीजिए। लेकिन जो खरपतवार आपकी मुख्य फसल के नीचे है वो आपका दोस्त है, वो जमीन का दोस्त है, वो इस फसल का दोस्त है, वो आपका दोस्त है। वो कर क्या रहा है? को एग्जिस्टेंस का एक प्रिंसिपल है इस नेचर में, सहजीविता का सिद्धांत, कि सब एक दूसरे की पूरकता में जी रहे हैं। हमें लगता है कि भतुआ हानिकारक है, लेकिन अगर भतुआ चने के नीचे है तो वो लाभदायक है। वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ये फर्टिलाइजर का कंपटीशन कर रहा है, ये धूप का कंपटीशन कर रहा है, वाटर का कंपटीशन कर रहा है। ये नंगी सॉइल है, जहां नंगी सॉइल है वहां से भी पानी इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन उस नंगी सॉइल में अगर वीड्स ने जमीन के नीचे मल्चिंग कर रखा है तो वो पानी जो डायरेक्ट हवा में उड़ जाता वो अब प्लांट के माध्यम से उड़ रहा। तो क्या कंपटीशन हुआ? जो एरिया खाली था वहां से वैसे ही इवेपोरेशन होना था। अब वो पानी प्लांट ने लिया, प्लांट की पत्ती के थ्रू इवेपोरेट हो गया, समथिंग कुछ कार्बोहाइड्रेट बन गया। और पौधों ने बात की, रूट जोन ने आपस में बात की, एरियल पार्ट ने आपस में बात की। तो इनका भी एक समाज होता है। जंगल में यही समाज तो काम कर रहा है। जैसे किसान अमरूद का बगीचा अकेले लगाता, मैंने देखा देश में सेव के बागवान वाले, संतरे के बगीचे वाले, अमरूद के बगीचे वाले, आंवले के बगीचे वाले सब परेशान हैं। क्यों? उन्होंने 500 पेड़ आंवले के लगा रखे हैं और वैज्ञानिकों ने बताया इसमें कुछ साफ रखना, बिल्कुल कोई खरपतवार मत उगने देना। तो पूरा आंवले का बाग, नीचे जमीन नजर आती, केवल आंवले का पेड़ और जमीन, और कोई भी पेड़ नहीं है। तो मोनोकल्चरिंग हुई ना। यहां कोई आंवले का पेड़ किससे बात करे? तो ये लिविंग है, चूंकि इनका भी एक समाज होता है, इनको भी बात के लिए अगल बगल में 2 4 6 दोस्तों की जरूरत होती है। तो ये सारी वनस्पतियां एक दूसरे की पूरकता में बात करती हैं और हंसती मुस्कुराती हैं। तो प्राकृतिक खेती का सिद्धांत ये हुआ कि हम जमीन की में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाएं ताकि फर्टिलाइजर की जरूरत ना पड़े। जमीन में जो नेगेटिव पैथोजन है उनको मैं पॉजिटिव पैथोजन डाल करके उनको वहीं कंट्रोल कर दूं ताकि सॉइल बोर्न डिजीज ना लगे। इंसेक्ट लगता है तो इंसेक्ट के लिए मैं खेत की आसपास की बायोडाइवर्सिटी को इतना मजबूत कर दूं कि मेरे खेत में 150 चिड़ियां आने लगें तो वो इंसेक्ट भी ना लगे। और वीड्स के लिए बताया कि वीड्स को पशु पालेंगे। अगर हमारे खेत में हमारे घर में 2 3 4 पशु हैं तो चना जब ये छोटा था, फिर मैं भथुआ हो रहा था, तो क्या कर सकता था? भथुआ उखाड़ता, 1 किलो भथुआ के पराठे खाता और 20 किलो भथुआ
जानवरों को खिलाता, उसका दूध पी लेता और भतुए का जो गोबर के रूप में खेत में आ जाता। तो नेचर में एक साइकिल है, चक्र है कि जो चीज जहां से आई है वहीं वापस कर दो, पानी जहां से आया वहां रिटर्न कर दो, न्यूट्रिशन जहां से आया है तो क्रॉप रेजिड्यू हो चाहे मलमूत्र हो वहां रिटर्न कर दो। तो वो जब एक साइकिल जो होता है उस साइकिल को जब मैं मेंटेन करके चलता हूं तो हमको ना फर्टिलाइजर की जरूरत है ना पेस्टिसाइड की जरूरत है। और यहाँ तक कि अब इस चने में राकर सॉइल में हमारे इलाके में अगर किसी ने चना बोया होगा तो 3 पानी लगाए होंगे, हमने सिर्फ 1 पानी लगाया है। मतलब बारिश की नमी में चना बोया गया है और उसके बाद 1 सिंचाई दी गई, क्योंकि राकर सॉइल में अभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। वो तो ह्यूमस बढ़ा दिया मैंने 3.3%, यानी 0.3 का 0.6 हो गया, इसलिए मेरा 1 पानी लगा। अब जैसे वो सामने गेहूं खड़ा है, यहाँ राकर सॉइल में 7 पानी लगते, हमारा 4 पानी का गेहूं खड़ा है। क्यों? जिन किसानों की बगल में जमीन जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 वहां तो 7 पानी लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि मेरी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 हो गया। तो जो पानी हमको 21 दिन में लगा देना चाहिए था, तो मैं देख रहा हूं कि हमारा पहला पानी जो 28 दिन में मर लगा, दूसरा पानी हमको जो 45 दिन पे लगाना चाहिए वो पानी मैंने 55 दिन पे लगाया। 3 पानी। तो हमको प्राकृतिक खेती में केमिकल बंद, जैसे बहुत सारे किसान कहते हैं मैंने तो साहब 4 साल से केमिकल नहीं डाला है शशांक साहब, आप बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा केमिकल नहीं डाले हैं ना, ये तो आपने अच्छा किया, लेकिन डाला क्या है? बोले नहीं हमने केमिकल नहीं डाला। तो ये पागलपन है ना। केमिकल नहीं डालना एक बात है, लेकिन सॉइल में केमिकल नहीं डाला तो डाला क्या है? तो बोले हमने डाला कुछ नहीं है। तो मैं क्या कहता हूं, 2 चीजें डालनी है, कार्बनिक पदार्थ डालना है और जीवामृत डालना है। ये जब डालोगे फिर कहोगे केमिकल नहीं डाला तो बहादुरी है। बोले हम तो केमिकल डाल ही नहीं रहे, मेरी उत्पादन ही नहीं बढ़ रही है। तो सॉइल को मजबूत करना ऑब्जेक्ट क्या है? सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना एक मेन ऑब्जेक्ट है, और ह्यूमस की मात्रा तभी बढ़ेगी जब कार्बन बढ़ेगा और जीवाणु बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा मतलब ये है कि जैसे ये जो सॉइल है हमारी, बस इसको कैसे हम रिच कर दें, क्योंकि ये माँ है, खेती का आधार है, बीज मुझे यहीं बोना है और बीज को यहीं पलना है, फसल को यहीं पलना है। और थोड़ा क्लाइमेट को सुधार दें, जैसे जलवायु परिवर्तन आजकल सुन रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की बात आप सुन रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुकेगी? खेत की मेड़ों पर पेड़ लग जाएंगे, जगह जगह जलाशय बन जाएंगे, तो टेम्परेचर जो है ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। और अगर सॉइल में हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हो जाएंगे, सॉइल भी मेरी हीटअप कम होने लगेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का यही तरीका है, प्राकृतिक खेती। अदरवाइज तो रिसर्च वाले रिसर्च करते रहेंगे और हम लोग मर जाएंगे, तब तक उनकी रिसर्च पूरी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि किसान जो है उनके इंतजार में ना बैठे कि अब वैज्ञानिक कुछ बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग कैसे। हम भी एक भाई है, हम भी देखेंगे मैं कितना योगदान दे सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे रामचंद्र जी का पुल बन रहा था, नील और नल तो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, लेकिन वो गिलहरी क्या कर रही थी? तो हम ये मान लेते मैं गिलहरी हूँ, मैं भी थोड़ा सा रेत डालूंगा, मैं भी कुछ तो करूंगा, मैं 4 पेड़ नीम के तो लगा सकता हूँ, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा बेहतरीन चना खड़ा हुआ है और इसमें 1 पानी लगा है, इसके बाद कोई भी केमिकल नहीं है। अब हमको खेती में फायदा है कि घाटा? हमको तो खेती में फायदा है। क्यों? हमारी 1 जुताई के बाद मैंने चना बो दिया, मैंने जुताई भी 4 नहीं की, सिर्फ 1 पानी लगाया है। डीएपी मैंने दी नहीं, वीडीसाइड मैंने दिया नहीं, पेस्टिसाइड कोई कुछ नहीं दिया। तो मुझे यहाँ जो, हाँ जुताई तो ट्रैक्टर, अब देखो बैल तो मेरे पास है, अब हमको वहां मत ले जाना कि आप कल बैल बता रहे थे। देखो हम जिस दिन ऐसा मुझे लगेगा कि नहीं मुझे खेती करनी, तो मैं 1 हलवा रखूंगा, 2 बैल रखूंगा, मुझे वहां आना है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे आदमी नहीं मिल रहा कोई हल जोतने वाला नहीं। मैं जो है 0.6 है, तो इसको 1 कब तक कीजिएगा? हमें उम्मीद है कि बस 3 साल में हो जाएगा, क्योंकि अब मैं अगले 3 सालों तक खरीफ में क्रॉप नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है।